गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वह टॉपिक है अबेटमेंट ऑफ शूट। और ये जो अबेटमेंट ऑफ शूट का टॉपिक को जो डिस्कस किया गया है वो सीपीसी का ऑर्डर 22 में किया गया है। ऑर्डर 22 में टोटल 12 रूल्स हैं और आज हम लोग टोटल रूल्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑर्डर 22 है टॉक्स अबाउट द अबेटमेंट ऑफ द शूट। तो अबेटमेंट ऑफ शूट डिस्कस करने के पहले हम लोग को जानना होगा कि यह अबेटमेंट का मीनिंग क्या है। तो अबेटमेंट का मीनिंग होता है द टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द शूट। शूट का प्रोसीडिंग को जब टर्मिनेट किया जाता है, शूट का प्रोसीडिंग जब टर्मिनेट हो जाता है, उस सिचुएशन को अबेटमेंट ऑफ शूट कहते हैं। तो ये जो ऑर्डर 22 है ये दोनों सिचुएशन की बात डिस्कस करता है कि कौन सा सिचुएशन में प्रोसीडिंग ऑफ द शूट टर्मिनेट करेगा और किस सिचुएशन में प्रोसीडिंग ऑफ द शूट कंटिन्यू करेगा। तो ये जो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ शूट एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द शूट है, ये तीन सिचुएशन में अराइज होगा। फर्स्ट सिचुएशन जो है वो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टीज। दूसरा सिचुएशन है इन केस ऑफ मैरिज ऑफ द पार्टीज और थर्ड सिचुएशन है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज। तो आज हम लोग फर्स्ट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, अबेटमेंट ऑफ सूट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टीज। पार्टीज का डेथ होने के बाद अबेटमेंट ऑफ शूट का जो प्रोविजंस हैं, जो ऑर्डर 22 का रूल 1 to 4 में मेंशन किया गया है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रूल 1 ऑर्डर 22 का कहता है नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव्स। यही रूल 1 कहता है। क्या मतलब है? कहता है कि पार्टीज के डेथ के कारण सूट का अबेटमेंट नहीं होगा इफ राइट टू सू सर्वाइव। अब ये इफ राइट टू सू सर्वाइव, तो राइट टू सू सर्वाइव का मतलब क्या है? राइट टू सू का मतलब है कि जब पार्टीज के द्वारा कोर्ट में शूट इंस्टीट्यूट किया जाता है और जिस कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस में कोर्ट में शूट इंस्टीट्यूट किया जाता है और रिलीफ मांगा जाता है, अगर पार्टीज के डेथ के बाद भी वो कॉज ऑफ एक्शन
और वो रिलीफ एग्जिस्ट करता है, सरवाइव करता है, तो उस कॉज ऑफ एक्शन और रिलीफ को राइट टू शू कहते हैं। और ये जब राइट टू शू सरवाइव करेगा तो रूल 1 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल 1 ऑफ ऑर्डर 22, शूट एबट नहीं करेगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टीज। यही रूल 1 कहता है। अब रूल 2 जिन सिचुएशंस को डिस्कस करता है, जिन सिचुएशंस को बताता है, रूल 2 कहता है, टॉक अबाउट द प्रोसीजर, प्रोसीजर को बताता है और किस सिचुएशन में प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा वो रूल 2 कहता है। अब रूल 2 of order 22 talks about procedure where one of several plaintiffs or defendants dies and right to sue survives, where there are more plaintiffs or defendants than one and any of them dies, and where the right to sue survives to the surviving plaintiff or plaintiffs alone, or against the surviving defendant or defendants alone, the court shall cause an entry to that effect to be made on the record, and the suit shall proceed at the instance of surviving plaintiff or plaintiffs or against the surviving defendant or defendants। मतलब कहता है रूल 2 कि जिस सूट में 2 या 2 से ज्यादा प्लेंटिफ्स हैं और 2 या 2 से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं, उसमें से एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट का डेथ हो जाता है और राइट टू शू सरवाइव करता है जो सरवाइविंग प्लेंटिफ्स हैं और जो सरवाइविंग डिफेंडेंट है उनके अगेंस्ट में। वैसे सिचुएशन में जो रिमेनिंग प्लेंटिफ हैं, रिमेनिंग डिफेंडेंट्स हैं, मींस जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स हैं और सर्वाइविंग डिफेंडेंट्स हैं, वहां पर शूट जो है रिमेनिंग प्लेंटिफ, सर्वाइविंग प्लेंटिफ और सर्वाइविंग डिफेंडेंट के द्वारा कंटिन्यू किया जाएगा। शूट अबेट नहीं होगा। अब इसको एक हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक सूट में 3 प्लेंटिफ हैं, ए, बी और सी, ये प्लेंटिफ है और 3 डिफेंडेंट्स भी हैं, ई, एफ और जी, और जिसमें ए प्लेंटिफ का डेथ हो जाता है। तो इसमें जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ जो बचे वो बी और सी है, और उसी प्रकार ई डिफेंडेंट का डेथ हो जाता है तो सर्वाइविंग डिफेंडेंट एफ और जी बचा। अब इस सिचुएशन में जो है क्या होगा, इस सिचुएशन में जो है वो शूट जो है वो टर्मिनेट नहीं करेगा, अबेट नहीं करेगा, बल्कि जो
सर्वाइविंग प्लेंटिफ है वो सर्वाइविंग डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट को कंटिन्यू करेंगे, सूट का प्रोसीडिंग को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, ये रूल 2 कहता है। अब इसमें एक बात और है कि इस तरह का जो शूट होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है। तो ये तो था रूल 2। अब रूल 3 देखेंगे। रूल 3 और रूल 4 जो है वो प्लेंटिफ के सिचुएशन में, डेथ के सिचुएशन में, और रूल 4 डिफेंडेंट के डेथ के सिचुएशन में अलग अलग डिस्कस किया गया है। रूल 3 में सिर्फ जब प्लेंटिफ का डेथ होता है उसमें कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, और रूल 4 में जहां डिफेंडेंट का डेथ होता है, सिर्फ डिफेंडेंट का डेथ होता है, वहां पर कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। तो रूल 3 talks about the procedure in case of death of one of several plaintiffs or of sole plaintiffs, where one of two or more plaintiff dies and the right to sue does not survive to the surviving plaintiff and surviving plaintiffs alone, or a sole plaintiff or sole surviving plaintiffs dies and the right to sue survives, the court on application made in that behalf shall cause the legal representative of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit. रूल 3 कहता है कि जिस सूट में 2 या 2 से ज्यादा प्लेंटिफ है और राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव, यहां पर यह कह रहा है कि राइट टू सू 2 और 2 से ज्यादा प्लेंटिफ है और राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है, जो सर्वाइविंग प्लेंटिफ्स है, और उसमें से एक प्लेंटिफ का डेथ हो जाता है। उस सिचुएशन में कहता है कि ऑन एप्लीकेशन बाय एलआर ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ, जो डिसीज्ड प्लेंटिफ है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके एप्लीकेशन पर, उनके पिटीशन पर जो कोर्ट में फाइल किया जाएगा, तो सूट जो है कंटिन्यू करने के लिए उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, जो डिसीज्ड का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, सूट में जो डिसीज्ड का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, डिसीज्ड प्लेंटिफ का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसको कोर्ट सब्स्टिट्यूट करेगा और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सूट को कंटिन्यू करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। ये रूल 3 कहता है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। जैसे ए, बी और सी प्लेंटिफ है, जिसमें ए का डेथ हो जाता है और राइट टू सू बी और सी के लिए सरवाइव नहीं करता है। उस सिचुएशन में जो डिसीज्ड प्लेंटिफ ए है
का जो एलआर जो होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, एप्लीकेशन देकर अपना नाम डिसीज्ड प्लेंटिफ के जगह सब्स्टिट्यूट कर सूट को कंटिन्यू करेगा। और जहां एक ही प्लेंटिफ है, क्या कहता है रूल 3, और जहां सूट में एक ही प्लेंटिफ है और राइट टू सू सर्वाइव करता है और वह प्लेंटिफ मर जाता है जो सोल प्लेंटिफ है, तो जो सोल प्लेंटिफ का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वह एप्लीकेशन देकर कोर्ट में सूट को कंटिन्यू करेगा। और अगर वह सोल प्लेंटिफ का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वह अगर एप्लीकेशन नहीं देता है, तो उस सिचुएशन में जो डिफेंडेंट है वो सूट को अबेट करने का पिटीशन कोर्ट में देगा और साथ साथ जो डिफेंडेंट का को सूट कंटेस्ट करने में जो खर्च, जो एक्सपेंसेस आया उसको भी रिकवर करने का पिटीशन दे सकता है। और वह जो रिकवरी होगा वो प्लेंटिफ का जो प्रॉपर्टी है उससे रिकवरी होगा, डिसीज्ड प्लेंटिफ के प्रॉपर्टी से रिकवरी होगा। यह हो गया प्लेंटिफ के डेथ के सिचुएशन में सूट को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा और किस सिचुएशन में सूट अबेट होगा। अब उसी तरह से हम लोग रूल 4 देखेंगे, जो रूल 4 डिफेंडेंट के डेथ के सिचुएशन को डील करता है। रूल 4 कहता है, रूल 4 टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स और ऑफ सोल डिफेंडेंट where one of the two or more defendant dies and the right to sue does not survive against the surviving defendant or defendant alone, or sole defendant or sole surviving defendant dies and right to sue survives, the court on application made on that behalf shall cause the legal representative of the deceased defendants to be made a party and shall proceed with the suit. कहता है कि सूट में 2 या 2 से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं और राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव, और राइट टू सू सर्वाइव नहीं कर रहा करता है, उस सिचुएशन में क्या सूट टर्मिनेट होगा या सूट कंटिन्यू करेगा। तो कहता है कि उस सिचुएशन में प्लेंटिफ के द्वारा डिसीज डिफेंडेंट के एलआर को सब्स्टिट्यूट करने का पिटीशन कोर्ट में देगा और डिफेंडेंट के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको कोर्ट डिसीज डिफेंडेंट के जगह पार्टी बनाकर उसको अपीयर कराएगा। और यदि इसमें एक और सिचुएशन है कि सूट फाइल करने के बाद अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है और अपीयरेंस के पहले ही और रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के पहले वह डेथ कर जाता है, तो उस सिचुएशन में जो है प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट को अबेट कराएगा। अब हम देखेंगे कि जो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो प्लेंटिफ के द्वारा जो सब्स्टिट्यूट किया जाता है, प्लेंटिफ डिसीज्ड प्लेंटिफ का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जो कोर्ट में एप्लीकेशन दिया जाता है, कोर्ट जो एलआर को अलाउ करता है, उसी तरह रूल 4 में जो डिफेंडेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है,
उसको पार्टी बनाने के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिसीज्ड डिफेंडेंट के जगह में जो दिया जाता है, और उसको एलआर जो कोर्ट सब्स्टिट्यूट करता है उसका क्या प्रोसीजर है। और इस तरह से हम लोग देखें ऑर्डर 22 का रूल 1 to 4 का क्या प्रोसीजर था। इसके साथ साथ अब ये भी देखेंगे कि ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीज प्लेंटिफ और डिसीज डिफेंडेंट के लिए जो सब्स्टिट्यूशन का पिटीशन कोर्ट में दिया जाता था, उसका क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। तो जो एप्लीकेशन फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एलआर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, डिसीज्ड प्लेंटिफ और डिसीज्ड डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोर्ट में जो फाइल होंगे वो 90 दिनों के अंदर, विद इन 90 days from the date of death of the parties फाइल करना होगा। And if the parties fails to file such application, then the suit shall be abated। अब ये जो कोर्ट जो सूट को अबेट करेगा, इस अबेटमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में भी पार्टी को यह राइट है कि उसको 60 डेज के अंदर सेट असाइड करने का एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो सेट असाइड करने का जो कारण, रीजन शो किया गया है, वो रीजनेबल कॉज है, कोर्ट सेटिस्फाइड होता है, देन अबेटमेंट ऑर्डर को पार्टीज के एप्लीकेशन पर सेट असाइड करेगा। अब अगर पार्टीज 60 डेज के अंदर सेट असाइड करने का पिटीशन नहीं फाइल करता है, तो उस सिचुएशन में भी पार्टीज को लिबर्टी है दैट ही मे फाइल ए पिटीशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट का एप्लीकेशन डालेगा फॉर condonation of delay of filing the petition, and this is all about the abatement of suit, substitution of legal representative of the deceased defendant and deceased plaintiff. Thank you very much.